एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। और आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 4 से लेकर के 5 क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं हर साल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और एक बार लाइफ साइकिल समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको इसकी थ्योरी पढ़नी होती है, इंफॉर्मेशंस को रटना होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कंसेप्चुअल पार्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है तो टिक कर करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर इस चैप्टर से कर सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखना मिलेगा फ्लावर की स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर आपको पर्टिकुलरली फ्लावर का स्ट्रक्चर इसलिए बताया जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेस ही फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, स्टेमेन, पिस्टिल, है ना। एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर वर्ल्स हैं जो आपके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है रेस्पेक्टिवली। फिर एंड्रोशियम जो है उसके अंदर स्टेमेन उसकी यूनिट है जो एक पर्टिकुलर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम उसको। इसी तरीके से गाइनोशियम में पिस्टिल है। तो ऐसे फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके फ्लावर के सिग्निफिकेंस की बातें करेंगे हम लोग, है ना। कमर्शियल वैल्यूज के ऊपर भी बातें करेंगे फ्लावर की। चलो भाई, फ्लावर के बाद में मेनली अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज वे के अंदर हमें पता है कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और 3 इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे मेन इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो पहले काम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 सबसे बड़े काम होते हैं। सबसे पहले होता है गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और फिर फॉर्म हुए हुए गैमेट को एक जगह आना होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इन इवेंट को करने के लिए कई सारी स्ट्रक्चर्स हेल्प करेंगी। बॉडी में कहाँ होता है, कौन से स्ट्रक्चर में होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, कौन सी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, क्या बदलाव आएंगे, क्या इवेंट होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट का क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से आगे फ्रूट, सीड का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ने के बाद में कंप्लीटली हम एक अदर फिनोमिनन पढ़ेंगे। एक तो एबनॉर्मल है जो कि नॉर्मल नहीं है ना, और वो है आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसको हम स्टडी करेंगे। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी तब समझ में आएगा जब पहले आपको एम्ब्रियोनी समझ में आएगा, सिंगल एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और आपको मिक्सिस समझ में आएगा, एम्फीमिक्सिस समझ में आएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा। तो नॉर्मल चीज समझ में आएगी तो फिर बाद में थोड़ी अवे नॉर्मल से थोड़ी डिफरेंट चीज समझ में आएगी। तो ऐसे चैप्टर है, बड़ा सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लाइफ साइकिल समझाऊंगा कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो है, जैसे नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ हम देख रहे हैं बचपन से कि उसके अंदर सीड डाला, सीड के बाद उगा, उगने के बाद में उसके अंदर ग्रोथ हुई, ग्रोथ के बाद उसमें फ्लावर आए, फ्लावर के बाद में उसकी जगह नई जो फ्रूट्स हैं वो आए उसके, और वो फ्रूट्स जो हैं उनको कहीं और डाला तो सीड बने, है ना। सीड जो थे उनके सीड से नया प्लांट उग गया। तो ये कंप्लीट जो है वो कैसे हुआ, है ना, इसको हम देखना चाहेंगे, पूरा लाइफ साइकिल कैसे चला इसका। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले लाइफ साइकिल की बात करें तो देखिए, एक इसके लाइफ साइकिल के अंदर 2 तरीके के जनरेशन होते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इनमें डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर बॉडीज भी होंगी और साथ साथ में इनकी लाइफ साइकिल को जब पूरा करने के लिए एक हैप्लॉइड और मल्टी सेलुलर बॉडी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हमारी बॉडी में अगर बात करें हम, तो हमारी बॉडी के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फॉर्म करने के लिए, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल बनाने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम बोला जाए तो सारा का सारा मैक्सिमम तो क्या, सभी ऑल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। हमारी बॉडी में ओनली गैमेट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड है और वो भी सिंगल सेलुलर है। हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, इसलिए हमारे बॉडी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डिप्लॉयड भी है और हैप्लॉइड भी है। डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर, हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर, ये अगर होता तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम यहां पे कह सकते थे। तो हमारे बॉडी में डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है, इस वजह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है।
ओके। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो प्लांट किंगडम के सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम हैं एनिमल किंगडम में ह्यूमंस, वैसे तो हमारे बराबर के उस किंगडम में जो डेवलप्ड प्लांट हैं उनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है और हमारे में देखने को नहीं मिलता है। तो वहां देखने को मिलेगा तो हमें डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स और हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर हम एक प्लांट को इमेजिन करें जो आपके सामने है, रूट, स्टेम, लीव्स, ऐसे शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ऐसे कंप्लीटली एक प्लांट पूरा बॉडी दिख रहा है उसका, है ना। सबसे पहले इसको इमेजिन करो कि ये कैसे बना। एक सीड था, है ना, इस सीड का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद रूट सिस्टम डेवलप हुआ, शूट सिस्टम डेवलप हुआ, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, सीडलिंग बना। सीडलिंग के बाद में आप देखिए ये सीडलिंग और ग्रो कर रहा है, शूट सिस्टम को ग्रो किया है यहां तक और रूट सिस्टम को ग्रो किया है यहां तक। अभी इमेजिन करो कि फ्लावर नहीं लगा है, तो यहाँ सीडलिंग से लेकर के फ्लावर लगने तक का जो सफर है उसको हम वेजिटेटिव पीरियड बोलेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ होगी प्लांट की। प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद उसकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी, और रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग कैसे समझ में आएगा हमें, फ्लोरल बर्ड्स बनने लगेंगी, फ्लावर का बनना शुरू हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी प्लांट में। तो जब फ्लावरिंग वाला टाइम आएगा तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो गया है और एक कंप्लीट फ्लावर का एक फॉर्मेशन हो गया है। अब फ्लावर है बाइसेक्सुअल। कौन सा फ्लावर है? एक प्लांट ऐसा है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को यहां पर अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो है स्टेमेन्स, यानी कि एंड्रोशियम, जिस एंड्रोशियम वर्ल में स्टेमेन है, और गाइनोशियम वर्ल जो होता है इसका, उसके अंदर एक कार्पल या फिर हम कहें एक पिस्टिल, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये मेल सेक्स ऑर्गन आपको यहाँ पे निकाल के दे दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होना है, कहां पर, कि इस फ्लावर के अंदर। चलो भाई, अब इसको सर एक बात बताएं कि इस पूरे मैच्योर प्लांट को जिसमें फ्लावर लग चुके हैं उसको स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? स्पोरोफाइट का मतलब होता है इट इज अ बॉडी, इट इज अ डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर बॉडी। ये डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स। कहां स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? तो स्पोरोफाइट में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोफिल के अंदर। किसके अंदर? स्पोरोफिल्स के अंदर। स्पोरोफिल्स मतलब ऐसी पत्तियां, ऐसी लीव्स जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो आपको मैं बतला दूं कि ये जो स्टेमेन दिख रहा है, एक सिंगल स्टेमेन एक सिंगल स्पोरोफिल होती है। तो एक स्टेमेन एक स्पोरोफिल है और एक पिस्टिल भी एक स्पोरोफिल होती है। तो एक स्पोरोफिल मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स, और सेकंड स्पोर प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड लीफ। तो ये स्पोर प्रोड्यूस करती है अंदर की तरफ में लार्ज साइज के स्पोर्स एज कंपेयर टू देम, इसलिए इनको मैक्रोस्पोर, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। तो इनको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। तो पिस्टिल हो गया मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, और स्टेमेन हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ इज माइक्रोस्पोरोफिल, इसका नाम है स्टेमेन। ओके, इसका मतलब सर इसके अंदर थ्रू आउट द बॉडी में किसी न किसी स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये पर्टिकुलर आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, और सर स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड यूनिसेलुलर होता है। तो हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बनाने के लिए आप कहां से बनाने हो हैप्लॉइड यूनिसेलुलर? आप डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर आप हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आपका डिवीजन का कंसेप्ट बताता है, सेल डिवीजन का कंसेप्ट, कि ये कोई ना कोई तो डिप्लॉइड सेल जो है उस डिप्लॉइड सेल से ये बनेंगे। और आपको पता है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है तो मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। मतलब इनमें सब में डिप्लॉइड सेल है, तो इनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किसी जगह पर कोई एक डिप्लॉइड सेल होगी। उस डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होगा जिसका प्रोडक्ट स्पोर होंगे। तो यहां स्टेमेन में कहीं ना कहीं तो एक डिप्लॉइड सेल होगी और वो डिप्लॉइड सेल मियोसिस करेगी और यहां माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो इस मियोसिस का नाम हो गया स्पोरिक मियोसिस। इसी तरीके से इस पिस्टिल के अंदर कहीं ना कहीं तो एक ऐसी सेल होगी डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस होगा और वो मेगास्पोर बनाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेगास्पोरोफिल में पर्टिकुलर कोई जगह पर मेगास्पोर मदर सेल में
स्पोरिक मियोसिस से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल या फिर स्टेमेन में कोई पर्टिकुलर जगह पर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल में स्पोरिक मियोसिस होगा, जिसका रिजल्ट माइक्रोस्पोर्स होंगे। तो इस तरीके से ये जो बॉडी है, इस बॉडी के फ्लावर में स्टेमेन में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और पिस्टिल में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर का और मेगास्पोर का यहीं पर हुआ है, इस बॉडी पर हुआ है। तो इसीलिए स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ओके, अब आप देखिए कि सर यहां पर ही हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसी किसी बॉडी में किसी स्ट्रक्चर में स्टेमेन में माइक्रोस्पोर्स हैं और यहां पर इसमें कहीं ना कहीं मेगास्पोर्स हैं। सर ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फ्यूचर क्या है? तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर यहां पर जहां पर भी बने हैं, इस स्टेमेन में या पिस्टिल में, जहां जिस जगह पर बने हैं उसी जगह पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर इस स्टेमेन के एंथर में ही जर्मिनेट हो जाएगा और ये मेगास्पोर ये जो पिस्टिल है उस पिस्टिल के ओव्यूल में ही जर्मिनेट हो जाएगा। किसमें जर्मिनेट हो जाएगा? ओव्यूल में। तो ये पोजीशन है ओव्यूल में। किसमें? ये मेगास्पोर किसमें है? ओव्यूल में। ओके, तो मेगास्पोर ओव्यूल में है और माइक्रोस्पोर कहां है? एंथर में। कहां पर है? एंथर में। एंथर। तो स्टेमेन के एंथर में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ और वहीं जर्मिनेट हो गया। पिस्टिल के ओव्यूल में मेगास्पोर डेवलप हुआ और मेगास्पोर डेवलप होकर के यहीं जर्मिनेट हो गया। इस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन और इन सिटू जर्मिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर जर्मिनेशन हो गया मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या बनाएगा क्या ये ऑन जर्मिनेशन? तो स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेशन के ऊपर जब इनको बोलते हैं हम, ये जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन का मतलब है कि ये कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर होती है। जर्मिनेशन होने का मतलब किसी न किसी जगह पर जहां बने वहीं जर्मिनेट हो गए, तो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो गया। अगर यहां से निकल के कहीं दूर गिर जाते जाकर के इस प्लांट से या नीचे जमीन में, तो हम कहते हैं एक्स सिटू जर्मिनेशन। और अभी अंदर है तो इन सिटू जर्मिनेशन और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। सर जर्मिनेशन के बाद ये हुआ क्या, ये तो बताए। ये कितना सेल है? सिंगल सेल है। कितना सेल है? सिंगल सेल। इवन यूनिसेलुलर स्पोर होते हैं ये। अब ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो इनके अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस करने के बाद एक सिंगल सेल मल्टी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कितने में? मल्टी सेल्स। बहुत सारी सेल्स बन जाती है। तो जो मल्टी सेलुलर और हैप्लॉइड सॉरी हैप्लॉइड मल्टी सेल्स जो है, मल्टी सेलुलर ये जो बॉडी होगी वो कोई भी स्ट्रक्चर होगा, एक्स वाई जेड, उसका थोबड़ा कैसा भी होगा, शक्ल कैसी भी होगी, नाम उसका होगा गैमिटोफाइट। क्या नाम होगा? गैमिटोफाइट। सर गैमिटोफाइट नाम क्यों पड़ा? गैमिट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमिटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इन्होंने बना लिया स्पोर और इन स्पोर का इन्हीं जगह पर जर्मिनेशन हुआ, तो इसी एंथर में क्या बन गया? गैमिटोफाइट बन गया। तो माइक्रोस्पोर से जर्मिनेशन के बाद एंथर के अंदर बना हुआ गैमिटोफाइट का नाम है मेल गैमिटोफाइट। और मेगास्पोर जो ओव्यूल में है, तो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट मेगास्पोर का जर्मिनेशन यही हुआ और यहीं पर ही ओव्यूल में ही क्या बन गया? गैमिटोफाइट बन गया। और इस गैमिटोफाइट का नाम है फीमेल गैमिटोफाइट। तो ओव्यूल में बन गया फीमेल गैमिटोफाइट, एंथर में बन गया मेल गैमिटोफाइट। तो मेल गैमिटोफाइट के सेल के नंबर में और फीमेल गैमिटोफाइट के सेल्स के नंबर में डिफरेंस है। ये जनरली मैक्सिमम 7 सेल का होता है और ये यहां पर एंथर के अंदर अभी जो बना हुआ है, ये फाइनल स्टेज तक जब पहुंचता है तो वो फाइनली 3 सेल का स्ट्रक्चर बनता है। तो एक सेल माइटोसिस करके मेल गैमिटोफाइट बनाएगी, तो मेल गैमिटोफाइट बनेगा 3 सेल का
और फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा 7 सेल का। तो ये मेल गेमेटोफाइट जो होता है इसको हम जनरली 2 सेल का स्टेज बोलते हैं। कौन सी सेल, कितनी सेल, 2 सेल। तो आपको जनरली याद रखना है कि ये होता है 2 सेल और ये होता है 7 सेल का। अगर आप इसको 3 सेल बना दिया तो 3 में से एक जो है वो है मेल गैमिट। कौन है, मेल गैमिट, सॉरी 3 में से 2 है, 3 में से 2 है वो कौन है, मेल गैमिट्स हैं। मेल गैमिट्स कितने हैं, 3 सेल में से 3 सेल्स और 7 सेल्स। तो 3 सेल्स में से 2 सेल्स जो है वो है मेल गैमिट और 7 सेल्स में से एक जो सेल है वो है फीमेल गैमिट। कौन है, फीमेल गैमिट। ओके, तो इस तरीके से ये गैमिटोफाइट जो होता है वो क्या कर रहा है, गैमिट का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये इन्हीं के अंदर ही गैमिट है तो हम इसको बोल देते हैं गैमिटोफाइट, गैमिट प्रोड्यूसिंग बॉडी। ओके तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि यहां पर एंथर में मेल गैमिटोफाइट है और या एंथर में ही मेल गैमिट बन जाएंगे क्या? हाँ, 40% एंजियोस्पर्म में इसी जगह पर मेल गैमिटोफाइट में मेल गैमिट्स बन जाते हैं और 60% एंजियोस्पर्म में ये मेल गैमिटोफाइट जो होता है जो एंथर में प्रेजेंट है जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। मेल गैमिटोफाइट का नाम होता है पॉलन ग्रेन और ये मेल गैमिटोफाइट जो होता है वो यहां से निकलता है और पॉलिनेशन करता है और स्टिग्मा पर आ जाता है और स्टिग्मा पर आने के बाद में यहाँ पॉलन ट्यूब बनाता है और पॉलन ट्यूब के अंदर ये जो आपको दिख रहा है स्टिग्मा जो दिख रहा है उस स्टिग्मा के अंदर ही ये डिवाइड होकर के मेल गैमिट यहां बनाता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन में मेल गैमिट जो है वो स्टिग्मा के अंदर बनते हैं और 40% में वो एंथर में ही बन जाते हैं। लेकिन 100% एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमिटोफाइट में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन यही होता है। तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल में प्रेजेंट है फीमेल गैमिटोफाइट, उसका नाम है एम्ब्रियोसैक। क्या नाम है, एम्ब्रियोसैक। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक है और एम्ब्रियोसैक में कौन प्रेजेंट है, ये फीमेल गैमिट है, एग। तो ये यहां पर प्रोड्यूस हो गया और ऊपर ये पॉलन ग्रेन के अंदर कौन है भाई, पॉलन ग्रेन में 2 सेल थी, स्टिग्मा पर आने के बाद में यहां पर 2 मेल गैमिट बन गए और ये 2 मेल गैमिट पॉलन ट्यूब लेकर के आएगा और पॉलन ट्यूब दोनों मेल गैमिट को यहां पर एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब उसको एंटर करवा देगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहां दोनों जने मिलकर के फर्टिलाइजेशन कर लेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद में आगे जाकर के ये जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट जो है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है वो आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ओवरी दिख रही है ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी बाहर। ओके, तो समझ में आया आपको इसका लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल में हमने ये देखा कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी में ये है फीमेल मेल स्ट्रक्चर और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनमें एंथर में बनेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट में यहां पर 40% में मेल गैमिट यहीं बन जाएंगे और 60% में मेल गैमिटोफाइट या पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करेगा और स्टिग्मा पर आएगा और स्टिग्मा पर 2 मेल गैमिट बनाएगा। ये हो गया मेल गैमिट का फॉर्मेशन। और मेल गैमिट का ट्रांसफर करवाता है पॉलन ट्यूब फीमेल गैमिट के पास में, तो ये हो गया मेल गैमिट ट्रांसफर। तो मेल गैमिट जेनेसिस भी हो गया, पहले बने स्पोर, स्पोर से बना गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट से बना गैमिट। पहले बनता है स्पोरोफाइट में स्पोर, स्पोर से बनता है मेल गैमिटोफाइट और गैमिटोफाइट से गैमिट। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेशन, मेल गैमिट का फॉर्मेशन और ये हो गया मेल गैमिट का ट्रांसफर। इसी तरीके से फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करना है इसका, तो पहले बनाना पड़ेगा मेगास्पोर। तो यहां पर ये आपके मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बना मेगास्पोर, ओव्यूल में किसमें, ओव्यूल में बना मियोसिस से मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाएगा माइटोसिस से फीमेल गैमिटोफाइट जिसका नाम है एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक में प्रेजेंट है फीमेल गैमिट। तो ये हो गया फीमेल गैमिटोजेनेसिस। अब फीमेल गैमिट का ट्रांसफर होता नहीं है
फीमेल गैमिट यहाँ स्टेशनरी होता है, यहीं प्रेजेंट होता है। केवल फीमेल गैमिट के पास में मेल गैमिट पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होकर के आता है। ओके, तो ये हो गया मेल गैमिटोजेनेसिस, मेल गैमिट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमिटोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले के ये स्ट्रक्चर हो गए और ये इवेंट हो गए। ओके, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड। और ये कहां बनेगा, ये सब काम हो रहा है ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर ये जाइगोट है, ओव्यूल ये रहा, ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया एम्ब्रियो और ओव्यूल बन जाएगा सीड। तो देखो ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओव्यूल में प्रेजेंट जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में। तो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा तो कंप्लीट ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा। और ये ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू, ये देखो ये ब्लैक पोर्शन है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के थ्रू कहां लगा हुआ है भाई, ये ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू लगा हुआ है ओवरी में। किसमें लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा के थ्रू, ये ओवरी दिख रही है, बल्ज्ड पार्ट ओवरी। तो अंदर ये डेवलपमेंट होगा तो बाहर ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो बाहर तो है फ्रूट वॉल, अंदर है ओव्यूल। तो ये फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल डेवलप हो गई फ्रूट वॉल में, और ओव्यूल डेवलप हो गया सीड में। तो ये सीड निकाल लो, सीड को जर्मिनेट कर दो, तो नया स्पोरोफाइट बन जाएगा और नया प्लांट वापस साइकिल चालू हो जाएगा। यस और नो। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, इसको समझिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये फ्लावर है, फ्लावर में सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स, जिसका एक मेंबर है जिसका नाम है सेपल, और ये पर्पल कलर से है कोरोला। कोरोला एक वर्ल है पूरा चक्कर, उस चक्कर में एक जो मेंबर है उसका नाम है पेटल। फिर अंदर गए तो आया एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एक वर्ल है, उस वर्ल के ऊपर एक मेंबर लगा हुआ है जिसका नाम है स्टेमन, देखो ये स्टेमन दिख रहा है। और अंदर प्रेजेंट है, सबसे अंदर एक वर्ल है जिसका नाम है गाइनोशियम, और गाइनोशियम जो होता है उसमें एक मेंबर है उसका नाम है कार्पल और पिस्टल। अब हमें बनाना क्या है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट बनता है मेल गैमिटोफाइट से, फीमेल गैमिट बनता है फीमेल गैमिटोफाइट में। मेल गैमिटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोर से, फीमेल गैमिटोफाइट बनता है मेगास्पोर से। माइक्रोगैमिट, माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है स्टेमेन के एंथर में, स्टेमेन के एंथर में, क्योंकि स्टेमेन के होते हैं दो पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। तो इस एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस कार्पल और पिस्टिल में ऊपर है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और नीचे है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल में प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा तो मेगास्पोर बनेंगे ओव्यूल में, और एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो एंथर में बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो भाई ये देखो, ये एंथर रहा, ये रहा एंथर, इसके अंदर बन गए माइक्रोस्पोर, और ये रहा ओव्यूल, और ये ओव्यूल रहा, ये रहा ओवरी, ओवरी में ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बन गया मेगास्पोर, अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर। ओके सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होंगी तो ये 4 मेगास्पोर बनेंगे। ये देखो ये ओवरी है, ये ओवरी में ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये लीनियर फैशन में 1 2 3 4 4 मेगास्पोर बन गए। एक सेल से, एक मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन गए। और यहाँ पर आप देखिए एंथर, एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। और यहाँ ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में प्रेजेंट है मेगास्पोरोसाइट, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, PMC, पॉलन मदर सेल। और ये जो है वो, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ओके, तो ये डिवीजन करेगी। देखो मियोसिस हुआ दोनों में, इसमें डिवीजन हुआ, यहाँ पर ये मियोसिस, इसमें हुआ मियोसिस, इससे बनेंगे 4, इससे भी बनेंगे 4, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी 4। तो 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए और 4 ही मेगास्पोर बन गए। लेकिन 4 में से जो ये 3 है वो 3 डीजनरेट हो गए, और चलेजा की तरफ का एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोर हैप्लॉइड है। इसका एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, मतलब माइटोसिस होगा यहीं पर,
और ये माइटोसिस होकर के बना देगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर। देखो आप ओव्यूल बाहर है, उसके अंदर देखो ये पिंक पिंक कलर का क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पता है सेंटर में प्रेजेंट है कौन, सेंटर के अंदर प्रेजेंट है एग सेल। कौन प्रेजेंट है, एग सेल। तो ये जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ये प्रेजेंट हो गई एग सेल, यानी ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। कौन हो गया, फीमेल गैमेट। तो बन गया फीमेल गैमेट। ये ओवरी कहाँ है, यहां पर है। तो ये इसको इमेजिन करो, ये फ्लावर में यहां पर हो रहा है, ये सारा काम यहां हो रहा है। ओके, इसी तरीके से मेगास्पोर मदर सेल के अंदर इसको इमेजिन करो, ये कहां हो रहा है, ये काम यहां पर हो रहा है। ये जितना भी काम हो रहा है ये एंथर में हो रहा है कि एंथर में मेगास्पोर मदर सेल के अंदर 4 माइक्रोस्पोर बने। चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में है। अब ये डिसोसिएट होंगे और अलग अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो ये अभी इधर ही प्रेजेंट है, एंथर में ही। और ये सिंगल माइक्रोस्पोर, ऐसा सभी यहाँ पे 3 डीजनरेट हो गए थे, यहाँ कोई डीजनरेट नहीं होता। यहाँ चारों के चारों वही काम करेंगे जो अभी ये अकेला कर रहा है, वैसे बाकी 3 भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे कि माइक्रोस्पोर, सिंगल माइक्रोस्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस। इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये माइटोसिस करेगा तो यहां पर आपको पता है पॉलन ग्रेन बन गया 2 सेल वाला। कितनी सेल वाला, 2 सेल स्टेज। और ये 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज के अंदर ही क्या हो जाता है, ये एंथर को छोड़ देते हैं और एंथर को छोड़ के पॉलिनेशन करते हैं और पॉलिनेशन करके स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पे। 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन यहां आ जाता है और यहां स्टिग्मा पर इसके अंदर एक सेल में एक और माइटोसिस होगा जिससे कि 2 मेल न्यूक्लियस बन जाएंगे, मेल गैमेट बन जाएंगे। देखो ब्लैक कलर से 2 मेल गैमेट है और वो पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। और अब मेल गैमेट इधर बन गए और यहां फीमेल गैमेट बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको उठाया हमने पिस्टिल को, अब पिस्टिल के अंदर ऊपर स्टिग्मा में बन गए मेल गैमेट और नीचे ऑलरेडी बना हुआ है ये फीमेल गैमेट। ये देखो ये रहे, और 2 मेल गैमेट यहां पर ऑलरेडी है 2। ओके, तो अब ये इनको यहां लेके आना है। ये तो स्टेशनरी है, ये कहीं जाएगा नहीं। ये आएंगे तो पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब इन 2 मेल गैमेट को लेकर के आएगी। यहां पर दोनों मेल गैमेट को लेकर के आ गई और ये मेल गैमेट यहां आ गए। तो इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के टिश्यू के साथ में इंटरेक्शन होगा, इसके फलस्वरूप इसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी और यहां तक आ जाएगी ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक। फिर यहां आकर के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन, एक मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन एक फीमेल गैमेट के साथ होगा और दूसरे स्पर्म सेल या दूसरे मेल गैमेट का सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई से हो जाएगा। तो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई से तो ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे और यहां ये जाइगोट बन जाएगा। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, और ये 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर के बनाएगा एंडोस्पर्म और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो और ये ओव्यूल बन जाएगा सीड और ओवरी बन जाएगी फ्रूट। इस तरीके से हम फ्रूट में से सीड निकाल के जर्मिनेट कर दो तो नया प्लांट बनेगा, नया प्लांट नया फ्लावर बना देगा। तो ये हो गया पूरा लाइफ साइकिल आपका। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सर हमें लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रक्चर से और स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। तो हम पहले समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो है एंथर। किसको, एक तो एंथर का स्ट्रक्चर समझेंगे, इसी में सब कुछ हो रहा है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम किसका समझेंगे, एंथर स्ट्रक्चर किसमें होता है, स्टेमेन में। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, उसके बाद हम स्टेमेन से एंटर कर जाएंगे एंथर के स्ट्रक्चर में। उसी तरीके से हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे पिस्टिल का और पिस्टिल के अंदर हम ओवरी में एंटर करेंगे और ओवरी में एंटर करने के बाद में हम एंथर के बराबर वाला स्ट्रक्चर इधर, वो है ओव्यूल। कौन है, ओव्यूल। और उस ओव्यूल को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एंथर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अब जब दोनों के स्ट्रक्चर स्टडी हो जाएंगे उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। किसका देखेंगे, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। किसका, एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है
और एम्ब्रियो से एक फीमेल गैमेटोफाइट है। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। इनका देखने के बाद में हम फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन प्रोसेस जो है यहां पर ये है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब है कि पॉलन ग्रेन को एंथर से निकाल करके स्टिग्मा तक पहुंचाने के कितने तरीके हैं, है ना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होने के बाद में यहां से लेकर के यहां तक जो काम हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो देखो ये हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद में स्टिग्मा पर लैंड हो गया, उसके बाद से चालू हो गया पॉलन पिस्टिल, पॉलन का इस पिस्टिल के साथ में इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के अंदर ये इंटरैक्शन का रिजल्ट होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन नया स्टेप हो गया। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर ये कौन है भाई? ये स्टॉक और फिलामेंट, और ये है एंथर। तो एंथर जो होता है, इस एंथर को हम दो स्टेज में स्टडी कर रहे हैं। ये जो है वो है सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज है? सेकंड। ये सेकंड स्टेज है, और ये स्टेज को हम स्टडी करते हैं, ये है उसकी फर्स्ट स्टेज। कैसे? कि भाई ये है मैच्योर एंथर। कौन है? ये मैच्योर और डेहिसेंस हो रहा है। डेहिसेंस जो फट रहा है, मतलब अभी ये रप्चर होने वाला है, रप्चर होने वाली स्टेट है एंथर की। और ये है रप्चर होने से पहले का डेवलपिंग एंथर। कौन है? डेवलपिंग एंथर। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलो सर इसको देख लेते हैं कि सर ये जो डायग्राम अभी दिख रहा है आपको, इसको अगर ये ग्लास स्लाइड के ऊपर देखें, ग्लास के स्लाइड पर, तो ये डायग्राम जो है उसकी सेल दिखेगी, एक एक सेल दिखेगी आपको। तो यही डायग्राम का ग्लास स्लाइड व्यू, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल व्यू, जिसमें टिश्यू दिखते हैं, जिसमें सेल्स दिखती हैं। अभी देखो आपको सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, सेल कहीं नहीं दिख रही। तो इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये रहा इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। ये रहा वो जो अभी एंथर डेहिसेंस हो रहा था ना, उसमें वो सिर्फ आउटलाइन थी। अगर उसको हम ग्लास स्लाइड के ऊपर कट करके देखें तो वहां पर हमें ऐसे सारे सेल्स दिखाई देंगे। ओके, तो ये डायग्राम है वो एंथर जब डेहिसेंस हो रहा है तब का। ओके, और अगर हम ये डायग्राम देखें, सर ये वाला डायग्राम क्या है? ये भी आउटलाइन है, ये भी आउटलाइन ही है। सर इस आउटलाइन के अंदर ये आउटलाइन कहां से आई? ये कहां का है? ये क्रॉस सेक्शन है इस एंथर का। अगर इस एंथर को क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो कट करने के बाद में इसका जो डायग्राम होगा वो, और इसका जो डायग्राम है वो, इसका डायग्राम तो मैंने दिखाई दिया आपको अभी। इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आगे एनसीईआरटी में भी दिखाया मैंने। इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कौन सा होगा? सर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो नहीं है, पहले तो बताइए सर, ये एंथर पूरा अगर ऐसा होता, डेहिसेंस वाला एंथर है, उसको आपने क्रॉस काटा और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लाइन डायग्राम, यानी कि एक अच्छा खासा एंथर था जो फट रहा था, रप्चर हो रहा था, उसका आपने ट्रांसफर सेक्शन काट के यहां पर उसका लाइन डायग्राम दिखाया आपने। लाइन डायग्राम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लाइन डायग्राम एंड ट्रांसफर सेक्शन। डेहिसेंस एंथर, ये नॉन डेहिसेंस एंथर का लाइन डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन में दिखाओ। सर ये रहा ट्रांसफर सेक्शन के अंदर उसका लाइन डायग्राम। ओके सर, हमें इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखना है। तो भाई आपको ऐसा है कि इसका पूरे डायग्राम का हिस्टोलॉजिकल मतलब सभी जगह का सेल नहीं दिखाया है आपको। इस पूरे लाइन डायग्राम में से केवल जो ये गोला मार्क किया गया ये एरिया, ये है माइक्रोस्कोप का वो लेंस। उस माइक्रोस्कोप के लेंस को यहां पर फोकस करके इस पूरे वाले के सेल ना दिखा करके आपको ओनली इस एरिया का सेल दिखाया है। अब आप मानिए कि सर ऐसा एरिया यहां का दिखा दिया
तो ऐसा कैसा इधर है, तो ये गोला आप इधर भी मार्क कर दो तो भी एक ही बात है, चाहे इधर वाला देखो चाहे इधर वाला देखो, बात एक ही है। चाहे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, चारों जगह किधर भी दिख लो तो जैसा इसमें दिखेगा वैसा सब जगह दिखेगा। इसलिए ओनली इसी एरिया का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आपको दिया गया है, सेलुलर डायग्राम दिया गया है, और वो है ये वाला। देखो आ गया ना वो गोला, वो जो आपको ये कट करके ये दिखाया गया आगे की तरफ में, ये कैसा दिखेगा, तो ये आगे ऐसा दिखेगा, ये है ना, उसकी वॉल की लेयर जो है उनकी सेल ऐसी दिखेंगी। तो डायग्राम आया समझ में आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंथर का डायग्राम, और एंथर ये रहा। एंथर जो डेहिसेंस नहीं हो रहा है तो इसको हम बाहर से कैसा देखें, तो बाहर से ये दिख रहा है दो लोब। देखो एक आपको यहां पे लिख रहा होगा, ये ए लोब और ये बी लोब, है ना। अब सर ये लोब दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम लोब एक दूसरे से बीच में कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होंगे। तो ये दो लोब आपस में जहां जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है तो इनका जब ट्रांसफर सेक्शन काटा दोनों लोब्स का तो ये ऐसे दिखे। देखो ये दिख रहा है एक लोब, ये रहा एक लोब, और ये रहा सेकंड लोब। दो लोब हो गए ना, और दोनों लोब आपस में कहां से जुड़े हुए हैं? कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कनेक्टिव। तो ये रहा कनेक्टिव जो आपस में इनको जोड़ता है। ओके, तो दो लोब हो गए, तो टू लोब्स, ये तो समझ में आ गया। और दोनों लोब जो हैं, तो एक लोब के अंदर ये जो लोब दिख रहा है आपको, एक सिंगल लोब, इस लोब के अंदर आपको दिख रही होंगी दो ऐसी राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये राउंड स्ट्रक्चर जो होती है वो पूरी ऐसी एकदम ऐसे सिलेंडर की तरह होगी पूरे लॉन्ग एंथर के अंदर, है ना। तो देखो इधर ऐसे ऐसे पूरी लॉन्ग लॉन्ग ऐसी होंगी ना, ये यूं दो इधर होंगी दो पीछे होंगी इसके, तो एक पूरे लॉन्गिट्यूडिनल एकदम पूरी लंबाई में एकदम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी ये। और ये ट्रांसफर सेक्शन में राउंड दिखेगी ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो ये पूरा एंथर में एक सिलेंडर है। इसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। थीका, ठीक है। तो थीका, कितनी थीका दिख रही है आपको? एक लोब के अंदर दो थीका दिख रही हैं। तो एक लोब में दो थीका है, तो वन लोब टू थीका, वन लोब टू थीका। ओके, एक तो ये बात हो गई साहब। तो एंथर कैसा है? थीका है। अब आपको पता चलेगा कि ये जो थीका है ये जनरल टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो इस थीका के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। ओके, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होंगी वो डिवाइड होने के बाद में यहां पर क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी। तो आप बताइए, ये जो आपको सिलेंडर है उसके सेंटर के अंदर एक टाइम के बाद में जब ये डेवलप हो रही थी तब दा नाम था थीका, और ये और आगे डेवलप हो गई इसके सेंटर में जब डिवीजन होकर के सारी जगह माइक्रोस्पोर भर गए। क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स आ गए यहाँ पे ऐसे टेट्राड के फॉर्म में, ऐसे माइक्रोस्पोर्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर कंटेनिंग सैक। और माइक्रोस्पोर कंटेनिंग सैक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस अकेली का नाम हो गया अब माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब थीका डेवलपमेंट के टाइम पे इसका पहले नाम था थीका, तो ये हो गया नंबर वन थीका। और थीका आगे डेवलप हुई तो इसका ही नाम हो गया थीका। आगे डेवलप होकर के जब थीका के अंदर डेवलपमेंट होकर के माइक्रोस्पोर्स भर गए तो इसी थीका का, इसी सैक का, इसी सिलेंडर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, है ना। इसको थीकस बोलते हैं ना। थीका तो है मल्टी थीकस, अकेला जो है अकेली को बोलते हैं थीकस। अकेली जो होती है उसको बोलते हैं थीकस, मल्टीपल होते हैं उनको बोलते हैं थीका। तो ये थीकस कन्वर्ट हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम में, क्योंकि अंदर माइक्रोस्पोर आ गए। और अगर ये माइक्रोस्पोर यही जर्मिनेट होकर के पॉलन ग्रेन बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बनने के बाद में यही जगह, यही सैक, यही थैला, यही सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनके अंदर सेंटर में अब माइक्रोस्पोर नहीं है, पॉलन ग्रेन है, तो ये पॉलन ग्रेन अगर आगे पॉलन ग्रेन में डेवलप हो गया तो आगे ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएगा पॉलन सैक। क्या बन जाएगा? पॉलन
सैक, ये होता है डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो आप देखिए जब यहाँ पॉलन ग्रेन भर जाएंगे तो ये डेहिसेंस होकर के पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाला फेज आ जाएगा, और पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाला फेज आने के बाद आपको ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये जो पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक रप्चर हो गया, देखो इसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए। ये दूसरा पॉलन सैक है जो रिलीज, तो ये पॉलन सैक, इसके बीच की वॉल और इस पॉलन सैक के बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई, है ना। ये देखो पहले वॉल थी इनके बीच में, ये देख लो, ये बीच में वॉल होती है नहीं होती, करेक्ट। तो अभी तो ये थीका है, तो इसीलिए जब एंथर डेवलप हो रहा होता है, जब इसमें यहां पर ये थीकस होता है, उस टाइम पे इसको नाम देते हैं क्या, कि टिपिकल एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड। कितने लोब हैं, 2 लोब हैं, बाइलोब्ड। तो टिपिकल एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। और आप बोलेंगे कि सर टोटल 4 थीका है, तो इसको 4 थीकस, टेट्रा थीकस बोलना चाहिए ना, नहीं, एक लोब में कितनी है वो नाम दिया जाता है। तो एक लोब में 2 थीका है, तो बाइलोब्ड डाइथीकस। कितनी थीकस है, 2 थीकस है, डाइथीकस। तो 2 लोब हो गए एक एंथर में, और एक लोब में 2 थीका है, तो बाइलोब्ड डाइथीकस। और 2 थीका हो गई, तो तीसरा नाम देते हैं कि कितनी स्पोरेंजिया है, तो टोटल स्पोरेंजिया। अब आप बोल देते हो कि स्पोरेंजिया जब देते हैं तो 2 को नहीं गिनते हैं, 4 को गिन लेते हैं, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी है, 4, इसलिए इसको बोल देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर जनरली प्रेजेंट होता है। बाकी इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, मोनोथीकस भी होता है, यूनिलोब्ड भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, देखो क्या लिखा है, यंग एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर का मतलब यही होता है कि उसके अंदर अभी माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी माइक्रोस्पोर फॉर्म नहीं हुए हैं, इसलिए इसको यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन का लाइन डायग्राम दिखाया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर इस एंथर के वॉल के सेल को हमें दिखाइए, तो आप देखिए एंथर में वॉल जो होती है वो कितनी होती है। देखो सबसे बाहर वॉल होती है जिसका नाम है आउटर मोस्ट, तो बाहर से अंदर चलते हैं, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर हो गई एंथर की वॉल। एंथर की वॉल में यूनिसेलुलर 1 लेयर एपिडर्मिस, एक लेयर की एपिडर्मिस के बाद नंबर 2 जो है वो है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर है 2 से 3 लेयर वाली जिसका नाम है मिडल लेयर्स। देखो यहाँ पे मिडल लेयर्स बोला गया, लेयर्स का मतलब नाम में पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 to 3 लेयर्स है, तो ये नंबर 3 मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद में आगे एक सिंगल सेल लेयर का नाम है, उसका नाम है टेपेटम। क्या नाम है, टेपेटम। ओके, तो इस तरीके से सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टेपेटम, ये होगी वॉल लेयर। और टेपेटम जो सेंट्रली जो यहाँ पर एक सेल जो होती है, उन सेल का एक जैसी सेल का ग्रुप है, तो वो टिश्यू हो गया, और वो ग्रुप जो है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप। और स्पोर मदर सेल जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनका ग्रुप है, उनका ग्रुप होने के नाम मतलब टिश्यू हो गया, तो इसका नाम हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसको हम देखना चाहते हैं, देखो यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाएगा, इस डायग्राम के अंदर देखो सारे स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे, इस गोले के अंदर जो टिश्यू डायग्राम होगा उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भी आ जाएगा, एक लेयर वाला ये टेपेटम भी आ जाएगा, और 2-3 लेयर वाला ये मिडल लेयर्स भी आ जाएंगी, एंडोथीशियम लेयर भी आ जाएगा, और एपिडर्मिस लेयर भी आ जाएगा, इनकी सबकी सेल आ जाएंगी। अब देखो ये रही, आ गई ना, देख लो भाई, ये है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया एंडोथीशियम, ये हो गया एंडोथीशियम एक लेयर का। ओके, फिर ये होगी मिडल लेयर्स, यहां पर मिडल लेयर्स दी गई हैं 2 लेयर, ये हो गई मिडल लेयर्स। ओके, तो ये याद रखो, ये तो है एपिडर्मिस, ये एंडोथीशियम, ये हो गई मिडल लेयर्स, और ये जो लेयर दिख रहा है यहां पे ये है टेपेटम। क्या है, टेपेटम। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है सारा का सारा वो कौन है, अंदर जितना भी प्रेजेंट है सारा का सारा वो कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये हो गया इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। ठीक है, इनके सबके फंक्शंस हैं,
एपिडर्मिस का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं प्रोटेक्शन देने का। और एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर प्रोटेक्शन तो देते ही देते हैं, साथ में डेहिसेंस भी करते हैं। तो प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस इन तीनों का काम है। और हम बात करें सर टेपेटम का क्या काम है, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम टेपेटम करती है, क्योंकि टेपेटम के पास बहुत अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, जनरली बाई न्यूक्लिएटेड होती हैं ये टेपेटम की सेल्स। तो इनके बारे में सब कुछ आपको पता है। फिर ये डेहिसेंस करता हुआ एंथर है, जिसके अंदर एक लोब के अंदर एक ही पॉलन सैक नजर आता है डेहिसेंस के टाइम पे। तो ड्यूरिंग डेहिसेंस वन लोब कंटेन सिंगल पॉलन सैक, बिकॉज दोनों के बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है। तो डेहिसेंस के टाइम पे एक एंथर के अंदर केवल 2 ही पॉलन सैक होंगे, एक लोब में एक। ओके, अब आपका पॉलन ग्रेन कैसे बना, अंदर कैसे बना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, और माइक्रोस्पोर से आगे जाकर के वो कैसे बना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलेज एंजाइम की वजह से ये अलग अलग हो गया। यहां से इसको एक को निकाला, एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे। ये सारा काम एंथर में चल रहा है। कहां चल रहा है, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाएगा, इसका नाम है पॉलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट। और कितना सेल का है, 2 सेल स्टेज का है, एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। ये लार्ज होती है, ये स्मॉल होती है, ये बिल्कुल स्पिंडल शेप होती है, ऐसा लगता है इसके साइटोप्लाज्म में तैर रही है। इसकी इंफॉर्मेशन सारी दी गई है। ये एक माइक्रोस्पोर आगे इस फेज में जाकर के ऐसा बन गया। तो ये दोनों डायग्राम याद रखिए, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ बड़े स्पिंडल, नीचे दूसरे स्पिंडल बनेंगे, और सेल डिवाइड हो जाएगी, वैक्यूल्स बन जाएंगी। डायग्राम पूरे याद रखिए। ये बन गया एंथर के अंदर। ये पॉलन ग्रेन कहां बना है, एंथर में, इनसाइड द एंथर, इनसाइड द एंथर। ये एंथर के अंदर की तरफ में क्या बन गया भाई, एंथर के अंदर बन गया पॉलन ग्रेन। क्या बन गया, पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट आगे। अब आपको बी पॉलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिटिव होते हैं, जो न्यूट्रिशन में भी काम में आते हैं बहुत ज्यादा। ओके, उसके बाद आगे बात करें कि सर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका एक वायबिलिटी होती है, पॉलन वायबिलिटी भी याद रखिए। पॉलन की एलर्जी भी होती है, उसको भी आप ध्यान रखिए। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज के अंदर, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में शेड हो गए, और 40% एंजियोस्पर्म में ये अंदर ही बने रहते हैं। आगे का डेवलपमेंट जब देखेंगे वो उनमें एंथर में ही होता है। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म में ये सारी बातें हमने पढ़ ली, एंथर बन गया, सारा बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, अकेला पॉलन ग्रेन वो कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, सबसे बाहर होता है एक्साइन। क्या होता है, एक्साइन, मेल गए, और ये होता है इंटाइन। और इस इंटाइन और एक्साइन के बीच में यहां होते हैं जर्म पोर्स। क्या होते हैं, जर्म पोर्स। तो ऐसे जर्म पोर्स होते हैं, एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक होता है स्पोरोपोलेनिन, और कोई भी एंजाइम वगैरह टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं करता, प्रोटेक्शन देता है ये। इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की होती है। जर्म पोर्स जो आपको यहाँ पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी फ्यूचर में यहाँ से। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती है अंदर की तरफ में पूरी एकदम अच्छे तरीके से। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसमें सेल होंगी, अगर अंदर बात करें तो सर अंदर कौन सी सेल होंगी इनके अंदर, इसमें बड़ी सेल होगी और बड़ा ऐसा इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। ये होगा वेजिटेटिव सेल और ये होगी जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ओके, तो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, सब कुछ पता है आपको। जनरेटिव सेल छोटी मोटी, जनरेटिव सेल्स जो होती है वो आगे जाकर के सिनगेमी में इन्वॉल्व होंगी। ओके, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आपको एलर्जिक होते हैं, ये आपको पता है, और न्यूट्रिएंट्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप यहाँ से पढ़िएगा। और उनकी वायबिलिटी जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज में होते हैं, क्या होते हैं वो भी। और पॉलन बैंक जो होते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आपका क्रायो प्रिजर्वेशन किए जा सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करें सर, हमने मेल गेमेटोफाइट बना लिया है, अब हमें फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है। तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए भाई गायनोशियम के सिनकार्पस, ये सब आप कहाँ पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी के अंदर, मल्टीसेलुलर सिनकार्पस, मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। और हम बात करते हैं सर सबसे पहले पिस्टिल की। तो पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी में होता है लोक्यूल, लोक्यूल में होता है प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे लगा हुआ होता है ओव्यूल। कौन लगा होता है, ओव्यूल। तो प्लेसेंटा पे लगा होता है ओव्यूल, ठीक है। तो हम सीधा पहुंचते हैं कि प्लेसेंटा में लगे हुए ओव्यूल के पास में। तो ये देखो, ये हिबिस्कस का है, हिबिस्कस का, ये पेपावर का, ये माइचेलिया का, और ये हो गया ओव्यूल। अब ओव्यूल में स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये कहां से उठा के लाए आप, ये ओवरी थी, ओवरी के अंदर यहां पर प्लेसेंटा था, और प्लेसेंटा के ऊपर ये ओव्यूल लगा हुआ था। ये डायग्राम यहां से लाए, ओके। अब इस ओव्यूल में यहां पर तो प्लेसेंटा हो गया, ओके। ये हो गया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के नीचे होता है यहां पर आप देखिए ये आउटर और ये इनर, दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ऐसे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट एक मास को घेरे हुए होते हैं। ये जो मास दिख रहा है आपको, इसको भूल जाओ बीच वाले को एक बार। एक पूरा मास होता है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइल, ये देखो ये जगह दिख रही है, यहाँ होता है माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल की एक सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये डिवाइड होकर के मेगास्पोर्स बनाती हैं। और मेगास्पोर 3 डिजेनरेट होते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर जो होता है वो आगे जाकर के माइटोसिस करता है, और 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियस वाला क्या बना देता है, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक बना देता है, जिसमें यहाँ पर ये माइक्रोपाइल की तरफ में ही एग सेल होता है, और इसके साथ सिनर्जिड होती हैं, इधर एंटीपोडल होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ऐसे एम्ब्रियोसेक इस ओव्यूल के अंदर ही बन जाता है, ओके। ये कैसे बना, वही डायग्राम अभी ये कहां से उठा के लाए अपन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखो न्यूसेलस, और न्यूसेलस के सेंटर में, यानी कि ये स्ट्रक्चर यहां से लाया है। ये माइक्रोपाइल हो गया, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर ये सेल जो है ना, ये वाली, ये अंदर वाली सेल, ये सेल है, ये यहाँ पे है ना। इसमें पहले होगा मियोसिस 1, मियोसिस 1 होगा, इसमें एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो मेगास्पोर का डायड बन जाएगा, ओके। और मेगास्पोर का डायड बन जाएगा तो ये ऊपर की तरफ में हो गया माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि ये ओव्यूल ऐसे है यूं, और ये सेल यहां पर है ये। तो ये माइक्रोपाइलर वाली तो बनेगी छोटी, चैलेजल बनेगी बड़ी, तो बड़ी वाली और 2 बड़ी बनाएगी। तो ये देखो सबसे लार्ज चैलेजा की तरफ में है, सबसे स्मॉल माइक्रोपाइल की तरफ में है, ओके। तो ये 3 हो जाएगी डिजेनरेट, ये इसको निकाल लो बाहर, ये बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। कौन हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के डिवाइड होगा, तो इस फंक्शनल मेगास्पोर को उठा के ले आए यहाँ पर हम, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये डिवाइड होगा, और ये सेल तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और ये 2 डिवीजन हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। किसमें, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस आगे डिवाइड हो जाएगा इस सेल के साथ। ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर, और ये सेल तो ऐसी कैसी है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 1 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 न्यूक्लियस सिंगल सेल। फिर दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ पर, तो ये सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इससे बनेंगे 2, इससे बनेंगे 2। फिर यहाँ पर होगा थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दोनों में एक साथ होगा, सब में एक साथ होगा थर्ड, तो इससे इन 2 से बन जाएंगे 4, इन 2 से बन जाएंगे 4। इधर से ये और ये पोलर की तरफ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये पोलर के पास आ गए ये 3 न्यूक्लियस। अब होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो यहाँ पर आप देखिए साइटोप्लाज्म सबको अपना अपना बांट लेंगे। तो यहाँ पर इधर वाली जो 3 सेल है, इनमें 2 तो हो जाएंगी सिनर्जिड, और 1 हो जाएगा एग सेल, और 1 है सेंट्रल सेल, बड़ी सी सेल होगी बीच में, और 3 एंटीपोडल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगी अपनी अपनी। तो इनके पास, सबके पास साइटोप्लाज्म में सेल वॉल बन गया, और ये बड़ा सेल बन गया, इसके पास 2 न्यूक्लियस आ गए, बाकी सबके पास एक एक न्यूक्लियस है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये चैलेजल एंड है। और फिर ये आगे और डेवलप होगा, और ये फुल डेवलप होकर के पूरा वॉल बना लेगा। तो ये तो हो गया चैलेजल एंड, जो ये बेसल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, बेसल पार्ट। और ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया माइक्रोपाइल की तरफ में। ये कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइट है, जिसमें 7 सेल हैं, 1 2 3 4 5, पीछे 6, और ये बड़ी सी सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। तो पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेंट्रल सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक, एंटीपोडल्स, और ये इसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में 3 चीजें हैं, 2 सिनर्जिड्स है और 1 एग सेल है।
इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। अब आप दो सिनर्जिड्स हैं तो इनमें देखिए एक बात याद रखना, एग सेल में न्यूक्लियस चलेजा की तरफ में होता है, ये चलेजल एंड है, चलेजा की तरफ में न्यूक्लियस होता है, और सिनर्जिड्स के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस होता है। तो दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस है, ध्यान रखना। एग सेल का न्यूक्लियस चलेजा की तरफ में और इनका न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में। ओके, क्लियर? और वैक्यूल उल्टी हो जाएगी, इसकी वैक्यूल, इनकी वैक्यूल चलेजा की तरफ में है, तो पीछे वाले एग सेल की वैक्यूल किधर होगी? माइक्रोपाइल की तरफ में होगी। अब सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, सिनर्जिड्स के दोनों के माइक्रोपाइलर एंड पर ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है कि जो पोलन ट्यूब आता है ना, पोलन ट्यूब, जैसे ये एम्ब्रियोसेक का है, ये रहा, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये एम्ब्रियोसेक यहाँ पर है, ये हो रहा एम्ब्रियोसेक। ओके, यहाँ पर ये है सिनर्जिड, एग सेल सिनर्जिड, यहाँ होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो पोलन ट्यूब आती है, उस पोलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं एक सिनर्जिड में जाने के लिए। जैसे पोलन ट्यूब आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस काम करना चालू कर देंगे, ये इस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि दोनों में से किसी एक के अंदर एंटर कर जाए, कि एक सिनर्जिड के अंदर एंट्री को गाइड करता है उनके माइक्रोपाइलर एंड पर लगा हुआ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये काम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का। पोलर न्यूक्लियाई ये हो गए। ओके, चलो जी, ये बन गया फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर, और वहां एंथर में बन गया था मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। तो ये हो गया सारा का सारा चीज बनकर के रेडी है। अब हम बात करें सर पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। ओके, एक होता है ऑटोगेमी। ओके, ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है, और जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, तीन टाइप के होते हैं, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। क्या होता है सुनिए। एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के पिस्टल पर आ गया, तो ये हो गया ऑटोगेमी। चलो भाई, नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट। उस नेक्स्ट प्लांट के अंदर आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक प्लांट ऐसा है, तो ये ध्यान रखना कि ऑटोगेमी ऑलवेज बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, जिटेनोगेमी ऑलवेज बाइसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होती। दो टाइप के फ्लावर, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। ऑटोगेमी जो होती है वो ऑलवेज बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले में प्लांट में प्रेजेंट होती है। जिटेनोगेमी बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है, ये जैसे बाइसेक्सुअल है और ये भी इधर बाइसेक्सुअल है। ओके, यहां का पोलन ग्रेन यहां की पिस्टल पे आ जाएगा, तो ध्यान रखना प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट, जिटेनोगेमी। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। ये है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। यहां के पोलन ग्रेन इसकी पिस्टिल के पास चले गए, तो देखो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जिटेनोगेमी। तो जिटेनोगेमी का केस हो गया बी केस और एक ए केस। ए केस ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिटेनोगेमी हो रही है। बी केस ऐसा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में जिटेनोगेमी हो रही है। तो ध्यान रखना जिटेनोगेमी में दोनों केस पॉसिबल है, ऑटोगेमी में ओनली वन केस पॉसिबल है। ओके, और सर जीनोगेमी क्या होता है? अरे भाई जीनोगेमी क्या होगा? जीनोगेमी एक देख लो ऐसे होगा कि ऐसा बी प्लांट है, जैसे बी प्लांट, अब बी लिख रहा हूं मैं, बी प्लांट है और दूसरा सेम स्पीसीज का बी डैश प्लांट है। तो बी प्लांट बी डैश प्लांट है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन इसके पास चले गए या फिर यहाँ के पोलन ग्रेन इसके पास चले गए, क्योंकि दोनों के पास में ही क्या है, मेल फ्लावर्स हैं। तो ये जीनोगेमी हो गया। ए टाइप वाले प्लांट में भी ऐसा ही होगा भाई, ए प्लांट और ए डैश प्लांट बाइसेक्सुअल है, यहाँ के पोलन ग्रेन इधर चले गए, यहाँ के इधर चले गए, तो ये जीनोगेमी हो गया। तो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, तो ध्यान रखना जीनोगेमी क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ऑटोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। और जिटेनोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो ऑटोगेमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, SPSF, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। और ये जीनोगेमी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ओके, बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए। तो सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम स्पीसीज,
सेम प्लांट सेम फ्लावर सेम स्पीसीज, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर सेम स्पीसीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है ऑटोगेमी, ये है जिटोनोगेमी और ये है जीनोगेमी। तो ये 3 टाइप के आपके पास में होते हैं। तो एनाटोमिकली तो जिटेनोगेमी जो होता है वो इकोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और ये इकोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों टाइप से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं और इनको हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ले जाने वाले एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एजेंट्स जो होते हैं वो आप ध्यान रखिए, पॉलिनेशन के एजेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एजेंट हो सकता है एबायोटिक एजेंट और दूसरे हो सकते हैं आपके पास में बायोटिक एजेंट। कौन से एजेंट, बायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट रेयर होते हैं, बायोटिक एजेंट ज्यादा होते हैं। एबायोटिक में वाटर और विंड दोनों है। तो एबायोटिक में वाटर भी है और विंड भी है। तो वाटर और विंड में से अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में से ज्यादा कौन होते हैं, तो यहां पर इन दोनों में से कम लिख लेते हैं कि ए वाला कम होता है, बी वाला ज्यादा होता है। ओके, और इनमें दोनों में डिफरेंस करें तो ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला कम होता है। बायोटिक में इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी और एटसेट्रा ये जो सब होते हैं तो ये सारे इंसेक्ट ही है। तो बायोटिक एजेंट में कई सारे होते हैं, उनमें से बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, इंसेक्ट वाले होते हैं, एनिमोफिली, और एक होता है एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उसका इंपॉर्टेंट होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, ये हो गई बात। नेक्स्ट अगर बात करें सर, ये हो गए एजेंट्स, और एजेंट्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन को कैरी करके ले जाते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है ए, और बी जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो बंद होते हैं फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर जो होते हैं ये क्लोज है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर क्लोज फ्लावर्स। ओके, इस तरीके से आपको ये फ्लावर दिखेगा। ये खुला हुआ प्लांट है, फ्लावर है, चेस्मोगेमस, ये क्लिस्टोगेमस है। ये कॉमेलिना प्लांट है। कॉमेलिना प्लांट के अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो ऑलवेज क्लोज होते हैं। क्लिस्टोगेमस जो कभी नहीं खुलते, ऑलवेज क्लोज, मतलब हमेशा क्लोज रहेंगे। इसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इनमें 100% ऑटोगेमी होगी, 100% ऑटोगेमी होगी, कभी नहीं खुलेंगे, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता इनके पास। और कैस्मोगेमस मतलब क्या होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। तो इनके अंदर सब पॉसिबिलिटी है, ऑटो, जिटेनो और जीनो, तीनों टाइप की गेमी हो सकती है। ऑटोगेमी, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इनमें ऑटोगेमी भी हो सकता है, लेकिन 100% ऑटोगेमी नहीं होगा। तो चेस्मोगेमस के अंदर 100% ऑटोगेमी नहीं हो सकती। 100% ऑटोगेमी उन्हीं में होती है जो क्लोज होता है। तो 100% ऑटोगेमी नहीं होती, 100% ऑटोगेमी क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर होती है। ओके, तो ये कॉमेलिना प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट पर दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। इनके अलावा और भी हैं, ऑक्जेलिस हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि सर अडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन, यह भी क्वेश्चन आता है कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं, विंड पॉलिनेटेड में क्या होते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। एनिमोफिली विंड के एजेंट जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन को ले जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, विंग्ड भी होते हैं। ओके, विंग्ड पॉलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं भाई, पाइनस के अंदर। किसमें होते हैं, पाइनस में। और एंथर जो होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है इनका। स्टेमेन जो होते हैं वो लेंथ, क्योंकि एंथर वेल एक्सपोज्ड होता है क्योंकि स्टाइल उनका जो फिलामेंट लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। फिलामेंट लेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। स्टिग्मा लार्ज होती है और फैदरी होती है, लार्ज फैदरी स्टिग्मा होती है। फ्लावर 1 ओव्यूल होता है, एक ओवरी में 1 ओव्यूल होता है। और फ्लावर जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं, स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं। और फ्रेग्रेंस नहीं होती, कलरलेस होते हैं। तो ये कलरलेस और फ्रेग्रेंसलेस, कलर भी नहीं होगी, फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी, एक ओवरी में 1 ओव्यूल होगा और इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं, छोटे फ्लावर होते हैं। और पाम, डेट पाम, कॉटन,
कॉर्न कॉब, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं एनिमोफिली के। वाटर पॉलिनेशन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी। तो वाटर पॉलिनेशन के अंदर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी में प्रेजेंट है वाटर पॉलिनेशन। ये तो भाई वाटर वाला तो ये है अलग, ये पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, वाटर गैमेट ट्रांसफर हो गया ये तो। इनके अलावा एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं। और फ्रेश वाटर प्लांट्स वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और सी ग्रासेस, जोस्टेरा। तो फ्रेश वाटर वाले वेलिस्नेरा और हाइड्रिला, और मरीन प्लांट जो होता है वो जोस्टेरा होता है, सी ग्रास बोलते हैं उसको। इनमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये हो गया एनिमोफिलस का डायग्राम एनसीईआरटी में है। और ये है वेलिस्नेरिया वाला, जिसके अंदर वेलिस्नेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर, एक लॉन्ग स्टॉक होता है जिसके ऊपर ये सरफेस पे आ जाता है। और यहाँ पर मेल प्लांट जो होता है, मेल प्लांट अलग होता है और मेल फ्लावर उससे आता है। और ये फीमेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट से फीमेल फ्लावर अलग से आता है। तो ये जाकर के ये घूम के पैसिव करंट से पॉलिनेशन कर देंगे इनके स्टिग्मा का। ओके, तो ये इस तरीके से आपका वाटर पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि सर सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तो सर्टेन रिवॉर्ड्स। तो पॉलिनेशन क्यों होगा बायोटिक एजेंट्स के अंदर, बायोटिक एजेंट्स रिवॉर्ड लेने के लिए आते हैं। क्या क्या, या तो उनको नेक्टर होगा, पॉलन ग्रेन खाने के लिए मिलेंगे, अंडे देने के लिए जगह अच्छी मिलेगी, जैसे एमॉर्फोफेलस और यक्का जो है, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो प्लेस प्रोवाइड करते हैं। बाकी मैक्सिमम नेक्टर और पॉलन ग्रेन के लिए, और पॉलन ग्रेन और नेक्टर में भी नेक्टर के लिए आते हैं और रिवॉर्ड लेने के लिए, तब पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, तो ये है आपके पास में इंसेक्ट वाले जो फ्लावर होते हैं उनका भी अडेप्टेशन आप याद रखना कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर। पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है और स्टिग्मा भी कैसी होती है, स्टिकी होती है, ध्यान रखना। तो स्टिग्मा भी स्टिकी है और ये भी स्टिकी होते हैं, करेक्ट। तो मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में से हमने सबसे पहले लिया है यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, ठीक है, क्लियर। विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पर पॉलिनेशन का जो चांस फैक्टर है वो बहुत कम होता है। तो पॉलन लॉस जो होता है उसको कंपनसेट करने के लिए ये ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, वो डिवाइसेस प्लांट के ऐसे जुगाड़ या प्लांट का ऐसा अडेप्टेशन जो वो जीनोगेमी को तो एनकरेज करे, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन तो होने दे, और सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी को प्रिवेंट करे, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन के आने को स्वागत करे और जेनेटिकली सेम पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करे या आने ना दे। तो ऐसा कोई जुगाड़ अगर कोई करता है, कोई डिवाइस अगर डेवलप करता है, तो उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। प्लांट डेवलप करता है वो। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म। तो ये क्या करेगा, पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का मैच्योर होना नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। अगर सिंक्रोनाइज है तो ऑटोगेमी हो जाएगा। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन, दोनों के पोजीशन में बहुत फर्क होगा। अगर ये सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज हो भी रहे हैं तो ये पोजीशन की वजह से उनके बीच में मेटिंग नहीं हो पाएगी, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट ऑटोगेमी। और ये भी डिफरेंट पे होता है तो ये भी प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, लेकिन जिटेनोगेमी तो हो ही जाएगी। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टल, अगर आपको इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दो, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस कर दिया है आपने तो ऑटोगेमी प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट ऑटोगेमी। अभी भी जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा। और अगर आपने जिटेनोगेमी को प्रिवेंट करना है तो आपको ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। अगर सेल्फ पॉलन ग्रेन जो है सेम प्लांट से आ रहा है तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इनकम्पैटिबल हो गया पॉलन ग्रेन, अगर वो सेम प्लांट का है तो भले कितना कैपेबल हो, तो दूसरी जगह जाएगा तो तू बहुत बड़ा कैपेबल है, लेकिन तू खुद के ही स्टिग्मा पर आ गया तो तेरी स्टिग्मा उसको बोल देगा कि तू कैपेबल नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर।
तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अभी तो मुर्गी और दाल दोनों ही बराबर है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है सर? पॉलन ग्रेन पिस्टिल स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद में आगे जाकर के ये इंटरेक्शन करेगा और उसमें से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ही रॉन्ग टाइप वाले को मना कर देगा और राइट टाइप वाला जो जीनोगेमी वाला पॉलन ग्रेन है उसको हाँ बोल देगा, ठीक है, इसका जर्मिनेशन होने देगा। और रॉन्ग टाइप है उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, अगर हो भी गया तो उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को आगे नहीं होने देगा। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ही एक ऐसा चीज है जो रिकॉग्नाइज करता है पॉलन ग्रेन को कि वो रॉन्ग टाइप है या राइट टाइप है। तो रॉन्ग टाइप राइट टाइप वाला पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो गया है तो उसके आगे क्या होगा वो देखिए। ये देखिए, ये स्टिग्मा के अंदर इसका जर्मिनेशन हो गया। स्टिग्मा में जर्मिनेशन होते ही स्टिग्मा के अंदर जनरेटिव सेल से माइटोसिस होकर के दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे जैसे जर्मिनेट हुआ यहाँ पे आपके पास में 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। ऑन जर्मिनेशन 2 मेल गैमेट यहाँ बन गए और दोनों मेल गैमेट पॉलन ट्यूब लेकर के आएगी, यहाँ पर माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर जाएगी। माइक्रोपाइल से ये ओव्यूल के पास में, ओव्यूल से एंटर करके एम्ब्रियो सेक के पास पहुंच जाएगी। एम्ब्रियो सेक का फिलिफॉर्म एपरेटस दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड के अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर के अपना मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज कर देगा। तो देखो सामने मेल गैमेट हो गया, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले सामने वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और पीछे कौन होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और यहाँ आने के बाद ये उल्टा हो जाता है, आगे मेल गैमेट हो जाते हैं, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो जाता है। ओके, ये आ गया सामने। और ये देखो, ये डिस्चार्ज करने के बाद में ये मेल गैमेट एक तो गया सेंट्रल सेल की तरफ, ऊपर पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये इसके साथ फ्यूज होकर के ये 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये यहाँ पे ये अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन 2 तरीके का हो रहा है। यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं और यहाँ 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। तो नंबर 1 सिनगैमी, नंबर 2 ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 टाइप की फ्यूजन हो रहे हैं, 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक ये और एक ये, डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों का प्रोडक्ट अलग है। यहाँ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ी वाली, और ये जाइगोट सेल का नाम है और यहाँ हो जाएगा सिनगैमी। दैट्स इट। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन जो एसजी नावास्टिन ने देखा था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं भाई? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक फ्लावर है, इस फ्लावर में से बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसमें से स्टेमन हटा दो, इमैस्कुलेशन कर दिया, उसको बना दिया आपने फीमेल फ्लावर। क्या बना दिया? फीमेल फ्लावर बना दिया। स्टेमन हटा दिए, इमैस्कुलेशन पहला स्टेप, फिर फीमेल फ्लावर बना दिया। अब फीमेल फ्लावर को क्या कर दो कि आप जो चाहते हो वही पॉलन ग्रेन यहाँ जाए, कोई और ना जाए, तो इसको कर दो बैगिंग। क्या कर दो? बैगिंग। पहले किया इमैस्कुलेशन, फिर उसको बटर पेपर से पॉलिथीन से कवर कर दिया, बैगिंग। ये अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यहाँ आने से रोकेगा। और जब ये स्टिग्मा बहुत अच्छी खासी मैच्योर हो जाएगी, रिसेप्टिविटी आ जाएगी, बैग उतार लो, उतार करके नया पॉलन ग्रेन यहाँ डाल दो। इसको बोलते हैं डस्टिंग। क्या बोलते हैं? डस्टिंग। तो पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, तीसरा डस्टिंग। और डस्टिंग करने के बाद इसको वापस पैक कर दो इसको बोलते हैं रीबैगिंग। क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। तो फर्स्ट इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, तीसरा डस्टिंग, फिर रीबैगिंग। ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप अंदर वही प्रोडक्ट लोगे जो आप चाहते हो वही। तो मेंडल ने इसी प्रोसेस को यूज किया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ओके, तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट में ये डायग्राम देखो आप, यहाँ जाइगोट बन गया, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जीज डीजनरेट हो जाएंगी। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस है 3N ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये चलेजा की तरफ एंटीबॉडीज हैं, ये भी अब डीजनरेट होना चालू हो जाएगी। फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब जाइगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो इसकी देखो एम्ब्रियो जाइगोट का ये 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज। ओके, फिर आगे बढ़ता जाएगा तो ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो बाद ग्लोबुलर,
ग्लोबुलर से हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप के बाद में एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक सस्पेंसर दिखता है आपको, यहाँ पे ये सस्पेंसर होता है माइक्रोपाइल की तरफ, और ये स्ट्रक्चर होता है चलेजा की तरफ। ये माइक्रोपाइल है, ऊपर माइक्रोपाइल, नीचे चलेजा होता है। तो ये चलेजा की तरफ डेवलप होता है ना। अगर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइल है, तो ये सस्पेंसर ऐसे ब्लॉक कर देगा माइक्रोपाइल को, और ये इधर की तरफ में ये इसको डेवलप करेगा चलेजा की तरफ, क्योंकि इधर एंडोस्पर्म होता है। कौन होता है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फ्रूट नरिशमेंट देता है, इसीलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होता है। ओके, जिससे वो डेवलप होकर के इसको नरिशमेंट देने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसके नरिशमेंट लेकर के। ओके, तो ये इस तरीके से डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। ये डाइकोट का फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जिसके अंदर आप ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर यहाँ पर कॉटिलिडन लगने का लेयर होता है, जिसको हम दो कॉटिलिडन निकल के, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, और इस लेवल से कॉटिलिडन लगने के लेवल से यहाँ पर नीचे उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट होता है रेडिकल में। रेडिकल ऑन जर्मिनेशन रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल प्रोटेक्टेड होता है रूट कैप से। ओके, और प्लूम्यूल जो होता है ये आगे जाकर के जर्मिनेशन के बाद में शूट सिस्टम बनाता है पूरा का पूरा। ओके, ये है डाइकोट का एम्ब्रियो, टिपिकल एम्ब्रियो डाइकोट का। और ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास मोनोकोट का। इसके अंदर एपीब्लास्ट जो होता है वो होता है रिड्यूस्ड। क्या होता है? रिड्यूस्ड वन कॉटिलिडन। दो कॉट के बजाय मोनोकोट में एक ही कॉटिलिडन होता है, दूसरा वाला रिड्यूस हो जाता है, जिसका नाम एपीब्लास्ट है। और एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट होता है, एक ऐसे ढाल की तरह होता है, ऐसे यूं, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये होता है एक सिंगल कॉटिलिडन। और इनके अंदर दो स्ट्रक्चर और होते हैं, ध्यान रखना। ये प्लूम्यूल जो होता है वो आगे जाकर के शूट अपेक्स बनाता है, तो यहाँ इन्होंने छोटा सा शूट अपेक्स बना दिया है इसका। और नीचे की तरफ में रेडिकल है, रेडिकल के बाहर रूट कैप है, रूट कैप के बाहर कोलियोरिजा है। ध्यान रखना, रूट कैप के बाहर कोलियोरिजा होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। और प्लूम्यूल के बाहर कोलियोप्टिल होता है। तो कोलियोप्टिल और कोलियोरिजा ये दो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। और यहाँ पर ये स्कूटेलम भी एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और एंडोस्पर्म इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन में फूड स्टोरेज नहीं होता। इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, पूरा फूड एंडोस्पर्म से ये लेकर के दो बल्कि कोटिलिडन के अंदर स्टोर कर देते हैं, डाइकोट और ये मोनोकोट। तो ये भाई एंडोस्पर्म जो होते हैं वो दो फ्री न्यूक्लियर कॉमन मेथड होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, जो नारियल पानी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, और सेलुलर टाइप का जो होता है वो अनकॉमन होता है, पिटूनिया में देखने को मिलता है। तो फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, एंडोस्पर्म का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके कई सारे मल्टी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और सीड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। वो सीड जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, और मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट, नॉन एल्बुमिनस सीड। और ये जनरली कौन से होते हैं? डाइकोट सीड होते हैं, डाइकोट सीड। इसका एक्सेप्शन कौन है? इसका एक्सेप्शन डाइकोट एक ऐसा है जिसके अंदर एल्बुमिनस सीड है, वो है कैस्टर। कौन है? कैस्टर। कैस्टर ऐसा डाइकोट सीड है जो नॉन एल्बुमिनस नहीं है, एल्बुमिनस है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म होगा मैच्योर सीड में। एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जो मैच्योर सीड के अंदर अपने अंदर एंडोस्पर्म रखते हैं, और ये जनरली होते हैं मोनोकोट। क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। इनका एक्सेप्शन है ऑर्किड। कौन है? ऑर्किड। ऑर्किड ऐसे मोनोकोट सीड हैं जो एल्बुमिनस नहीं है, एक्स एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस है, मतलब ऐसे मोनोकोट हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड के अंदर। इनके एग्जाम्पल मेज हो गया, वीट हो गया, और यहां देखो ये कैस्टर हो गया। तो कैस्टर एल्बुमिनस हो गया, जो कैसा है? डाइकोट है। कैसा है? डाइकोट। और यहां होगा ऑर्किड्स, ऑर्किड यहां हो जाएगा नॉन एल्बुमिनस सीड में। एम्ब्रियोजेनी आपको बता ही दिया मैंने पूरा, मोनोकोटिनस सीड। अब आप बताएंगे सर सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? तो एक सीड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है सबसे बाहर सीड कोट्स। क्या होते हैं? सीड कोट्स किससे बने? ओव्यूल के। तो आपको पता है सीड जो होता है वो किससे बनता है? ओव्यूल से। तो ओव्यूल में आउटर लेयर होता है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। तो सीड कोट्स दो होते हैं, आउटर और इनर। तो इनर जो होता है वो थिन होता है, ये थिक होता है, इसको बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। टेस्ला नहीं, टेस्टा।
और दूसरा होता है टेगमन। क्या होता है? टेगमन। ये थिन, ये थिक। तो ये होता है सीड कोट्स। सीड कोट्स के अलावा अंदर एंटर करेंगे तो अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। और कोई कोई सीड के अंदर क्या होता है? मैच्योर सीड। ये सीड जो है वो मैच्योर है, तो मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट हो सकता है अगर वो एल्बुमिनस सीड है तो। अगर डाइकोट है तो नहीं होगा। एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट होते हैं? एम्ब्रियो में होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कौन कौन होता है भाई? एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर होते हैं सर 3 पार्ट। कौन कौन? प्लूम्यूल, रेडिकल। 2 और होते हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, जिसको टिगेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिगेलम। टिगेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है। दूसरा कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो 2 कॉटिलिडन होते हैं किसके अंदर? डाइकोट में। 1 कॉटिलिडन होता है मोनोकोट के अंदर। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है सीड का, जो सीड में प्रेजेंट होते हैं। और सीड के बाहर ओवरी वॉल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सीड हो गए। सीड के बाद में ये डायग्राम जितने भी दिख रहे हैं आपको सब सीड के हैं। ये कैस्टर का सीड है, इसके अंदर ये कैरंकल है। कौन है? कैरंकल। ये स्पॉन्जी होता है, जो आउटर इंटेग्यूमेंट का क्या होता है? आउटग्रोथ होता है नियर माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है। ये सीड जर्मिनेशन में मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये अनियन का सीड है और ये जो है वो पेरिकार्प भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेज का फ्रूट भी है और मेज का सीड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरी वॉल ओव्यूल की वॉल से क्या है? जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर पेरिकार्प जो है वो सीड कोट से अटैच्ड है। तो ये तो हो गया एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के साइड में कौन होगा? स्क्यूटेलम। तो ये स्क्यूटेलम है यहाँ पर। और ये एलुरोन लेयर है। कौन सी लेयर है? एलुरोन लेयर, जिसकी हर सेल ट्रिप्लॉइड होती है। इसमें एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइजेस एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करके यहाँ से इसको फ्रूट प्रोवाइड करेंगे। कोल्यूरिजा, कोलियोप्टिल, प्लूम्यूल, रेडिकल उसके एम्ब्रियो के पार्ट हो गए। करेक्ट। अब ये फ्रूट है। फ्रूट में आपको पता है 2 तरीके के फ्रूट होते हैं। एक होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, एक होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन वालों को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि हार्मोन से इंड्यूस भी किए जा सकते हैं। जैसे ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, ये पार्थेनोकार्पिक है। और ग्रेप्स हो चाहे बनाना हो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। ओके। और एक होते हैं जो कि नॉन पार्थेनोकार्पिक या नॉर्मल, जो हम बोलेंगे जिसको हम फर्टिलाइजेशन के बाद में लेते हैं। एक होते हैं जो कि ओवरी से बनते हैं। ओवरी से जो भी फ्रूट बनेगा उनको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और ट्रू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकता है, जैसे कि बनाना और ग्रेप ट्रू फ्रूट है, लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं, इसलिए हम ट्रू पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं उनको। ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, ओके, और ओवरी से बन रहा है तो ट्रू हो गया। अगर कोई फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है और ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, जैसे थैलेमस, मेनली वो पार्ट होता है थैलेमस। फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी तो गई नहीं फ्रूट बनाने, थैलेमस चला गया फ्रूट बनाने, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, स्यूडो फ्रूट। क्या बोलते हैं? स्यूडो फ्रूट। उसका एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये दोनों कैसे फ्रूट्स हैं? फॉल्स फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये दोनों के डायग्राम आप याद रख लीजिएगा, लेबलिंग याद रख लेना एज इट इज। ठीक है। अंदर ही अंदर है एंडोकार्प, फिर है मीजोकार्प और बाहर है पेटो, ठीक है, पेरिकार्प। अब हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस। सर एपो मीन्स व्हाट? नो मिक्सिस। एपो मीन्स नो, नो मिक्सिस मतलब नो सिनगेमी। मतलब अब तक हम देख रहे थे सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अगर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर कैसा होगा? सर सीड तो तब बनता है जब अंदर एम्ब्रियो बनता है। हाँ, तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, जाइगोट से बनता है। तो अगर मान लो आपने जाइगोट नहीं बनाया, कोई और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कोई भी और ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पेरेंटल टिश्यू की, पेरेंट की, ओव्यूल की, कोई भी ओव्यूल है, आपको पता है सीड ओव्यूल से बनता है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट में ये न्यूसेलस है। या तो न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट की डिप्लॉयड सेल या न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है बिना मिक्सिस के। इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है। अब एपोमिक्सिस में आपको पता है कि सेल में या तो इंटेग्यूमेंट की सेल अंदर आ सकती है एम्ब्रियो सैक में, या न्यूसेलस की सेल अंदर आ सकती है एम्ब्रियो सैक में। तो वो डिप्लॉयड सेल्स जो है वो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एपोमिक्सिस है। विदाउट फर्टिलाइजेशन वो सीड, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गया है, क्योंकि अंदर एम्ब्रियो आ गया है।
अगर न्यूसेलस से एक सेल की जगह 3-4 सेल अंदर आ जाए तो मल्टीपल एम्ब्रियो हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी का ये कौन सा टाइप हुआ? एडवेंटेटिव, मतलब एम्ब्रियो सैक से ही ओरिजिन होना चाहिए था एम्ब्रियो का, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अलावा पेरिफ्री, इसके अगल बगल के टिश्यूज की सेल्स ने एम्ब्रियो बनाए हैं अंदर, इसको हम बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब पॉली एम्ब्रियो सैक के अलावा ओव्यूल के किसी और पार्ट से आए हैं, इसलिए एडवेंटेटिव हो गया। ओके, क्लियर? अब देख लो यहां पे न्यूसेलस, तो न्यूसेलस की सेल जो है वो सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक में अंदर आ जाती है। ऐसा होता है सिट्रस और मैंगो में। तो न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं? हाँ, तो प्रोट्रूड इनटू, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी होती है। पॉली एम्ब्रियोनी मैंगो में देखने को मिलती है, सिट्रस में देखने को मिलती है। ये पॉली एम्ब्रियो कहां से आए? ये न्यूसेलस की कई सारी सेल्स एम्ब्रियो सैक में आ गई। ठीक है, क्लियर? यस। अब आप देखते हैं कि सर एपोमिक्सिस जो है वो, और पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो सिट्रस के अंदर भी है और ग्राउंड नट के अंदर भी देखने को मिलती है। किसमें? ग्राउंड नट के अंदर भी देखने को मिलती है। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं उनके सेल भी अंदर एंटर कर जाते हैं। ओपन शिया के अंदर भी आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है इंटेग्यूमेंट की। ठीक है, एक वर्ड होता है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, उससे फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, और फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक बनाता है और एम्ब्रियो बनाता है, मतलब एग सेल बनाता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको पता है फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है तो आप एम्ब्रियो सैक मत बनाओ, या एम्ब्रियो सैक बनाओ तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाओ, मतलब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस मत करो। तो आपके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बिना मियोसिस के डायरेक्ट डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया, जिसमें एग सेल भी डिप्लॉयड है, तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो डिप्लॉयड एग सेल एम्ब्रियो बना लेगी। इस टाइप के एपोमिक्सिस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं? डिप्लोस्पोरी। ओके, क्लियर? इसी को बोलते हैं रिकरेंट एग एमोस्पर्मी। इसी को ही बोलते हैं रिकरेंट एग एमोस्पर्मी। ओके, मतलब विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो और सीड बन गया, डिप्लोस्पोरी। इसी को बोलते हैं रिकरेंट एग एमोस्पर्मी। ओके, ये तो हुआ किससे? कि ओव्यूल के अंदर से ही एम्ब्रियो बना है। और अगर मान लो आपने ओव्यूल के अंदर नहीं, ओव्यूल को नॉर्मल बनाया, मियोसिस किया, मियोसिस करके हेप्लॉइड ओव्यूल बना दिया, अब फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हो, तो अब एम्ब्रियो कहां से आएगा? तो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की सेल्स अंदर आ जाएंगी और वो आने लगी। इसको बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ये भी एक टाइप का एपोमिक्सिस है। ओके, तो ये था एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। आपको पता है एपोमिक्सिस से बना हुआ एम्ब्रियो पेरेंटल टिश्यू का होता है, मतलब मदर टिश्यू का होता है, तो उसके अंदर जीन वही होंगे जो मदर में होंगे। मान लो आपने बहुत अच्छा गेहूं का, एक वीट का प्लांट बनाया, और वीट के प्लांट में आपने जीन जो है बहुत शानदार बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन वाला है, और आप वहां पे एपोमिक्सिस से एम्ब्रियो बना रहे हो, तो वो जो सीड बनेगा उसके अंदर वो एम्ब्रियो होगा, उसके जीनोटाइप उस ओरिजिनल प्लांट के जैसे ही होंगे जो एकदम सुपीरियर है। तो वो जब जाएगा, नया बनेगा, नया प्लांट उगेगा, तो वो वैसा ही प्लांट उगेगा जैसा अभी उगा हुआ है सुपीरियर प्लांट। तो बताइए, जेनेटिक वेरिएशन, हाइब्रिड जो है, आपने लेबोरेटरी में उससे बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले हाइब्रिड वीगर को तैयार किया और उससे एपोमिक्सिस से जो नया सीड बना उसको उगाया, तो वही कैरेक्टर सेम रहे, वो क्लोन है, वो नया बना हुआ क्लोन होगा, सेम कैरेक्टर होंगे, जैसा इस हाइब्रिड के पास में वैसे उसी के पास में होंगे, एक जैसा फोटोकॉपी होगा। तो बताइए हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहे या नहीं रहे? तो हमें बार बार हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हाइब्रिड प्लांट के बने हुए सीड ही क्या कर देंगे, नए प्लांट दे देंगे और वैसे के वैसे सीड बन जाएंगे। तो फोटोकॉपी बन गई, तो एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, फिर आप एपोमिक्सिस से उसकी फोटोकॉपीज ले सकते हो, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ओके, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये होता है एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस, जो आपको कई कई फैमिली में, एस्ट्रेसी फैमिली में, ग्रेमिनी फैमिली, पोएसी जो धान वाली फैमिली है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, आपको बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।